आज फिजिक्स का भाग 2 का दूसरा अध्याय हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम क्या है बाबू? उसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। क्या है बाबू? तरंग प्रकाशिकी। पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था किरण प्रकाशिकी, है ना, किरण प्रकाशिकी। अब आप जरा ये सोचेंगे कि हे देवता, हे प्रभु, जरा ये भी बता देते कि पिछला पाठ से इस पाठ में हमें क्या भिन्न पढ़ना है, क्या अलग पढ़ना है, तो हमारी जो समझ थी वो और अधिक मजबूत हो जाती, है ना। तो देखिए, पिछले चैप्टर में हमने प्रकाशिकी को किरण के रूप में पढ़ा था, है ना। हमने पिछले चैप्टर में प्रकाशिकी को किस रूप में पढ़ा था? किरण के रूप में पढ़ा था। लेकिन इस बार हमें प्रकाशिकी को किस रूप में पढ़ना है? तो तरंग के रूप में पढ़ना है। ये जो तरंग है, तरंग को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो तरंग को इंग्लिश में हम वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव। अब आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई तरंग कवन चिड़िया के नाम है, कवन जानवर है तरंग। तो देखिए, तरंग एक प्रकार का जो तरंग होता है ना बुआ, तरंग एक प्रकार का विक्षोभ या फिर कंपन होता है, ठीक है। और इस विक्षोभ या कंपन के द्वारा जब ऊर्जा को बैरगनिया से सीतामढ़ी पहुंचाया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं तरंग, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। अब विक्षोभ और तरंग कंपन क्या है? विक्षोभ और कंपन क्या है? तो जरा आप याद कीजिए, इसमें जितने बच्चे हैं, जब आप लोग छोटी चुनी रहे होंगे, तैका गो रहे होंगे, तो एकदम आप लोग भी तो शैतान का नाना रहे होंगे, है ना। शैतान तो रहे ही होंगे। एकदम सफा छत पे चढ़ जाना और सबके छत में ना छड़ निकला हुआ रहता है ना, छड़ निकला हुआ रहता है, और छड़ को ऐसे पकड़ना है, खींच के छोड़ देना है। अब ये जो छड़ है घन करके और ऐसे रुका, जो वाइब्रेशन हुआ उसी को हम कहते हैं कंपन। क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। आप जब बोलते हैं, आप अपने गले पे हाथ रखिए, आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होता है ना। आप हाथ में फ़ोन रखे हुए हैं, किसी का फ़ोन आया, फ़ोन में है साइलेंट, घन घन आए, का घन घन आ रहा है भाई, अच्छा फ़ोन आया, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं, ठीक है। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। कंपन एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तरंग क्या है, तो तरंग को आप विक्षोभ और कंपन के रूप में भी देख सकते हैं, जिसका काम क्या है? तो इसका काम है ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए। इसके विषय वस्तु के रूप में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको तरंग प्रकाशिकी का परिचय पढ़ाया जाएगा कि आखिर में तरंग प्रकाशिकी है क्या, ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या जानेंगे? तो ह्यूजेंस का सिद्धांत हम जानेंगे, जिसे इंग्लिश में ह्यूजेंस लॉ कहा जाता है, ठीक है। हम इसमें ह्यूजेंस का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सुसंगत एवं असुसंगत तरंगों का अध्यारोपण, यानी कि सुसंगत तरंग क्या होता है और असुसंगत तरंग क्या होता है और उसका अध्यारोपण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? विवर्तन पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हम इसमें ध्रुवन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर करते चलेंगे ताकि हमें कहीं कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो तरंग प्रकाशिकी के बारे में हम इसके परिचय को आज पढ़ेंगे कि वास्तव में तरंग प्रकाशिकी है क्या, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी है क्या? आप देख रहे हैं सामने इंटरफेस में तरंग प्रकाशिकी का परिचय है ना। अब देखिए, जब आपसे पूछा जाए कि हे देवता, हे महानुभावों,
जरा बताइए कि तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपका जवाब रहेगा कि तरंग प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के तरंगीय स्वभाव का अध्ययन किया जाता है ना। जिसमें क्या किया जाता है? प्रकाश के तरंगीय स्वभाव का वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब ये जो पिछला हमारा चैप्टर था जिसका नाम था रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी, उससे ये चैप्टर कितना भिन्न है। तो उसमें हमने प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ा था और इस बार हम प्रकाश को तरंग के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछला चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पिछला चैप्टर में जब हमें किरण पढ़ाया गया था तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, अपवर्तन पढ़ा था। उसके बाद इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो इसमें हमें विवर्तन पढ़ना है, ध्रुवन पढ़ना है। उसमें हमने लेंसों के बारे में पढ़ा था, दर्पणों के बारे में पढ़ा था ना। चलिए एक बार फिर से, तरंग प्रकाशिकी क्या है जब आपसे पूछा जाए तो तरंग प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के तरंगीय स्वभाव का क्या किया जाता है बाबू? अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, ना कि केवल किरण के रूप में। हमने देखा है कि किरण प्रकाशिकी में हमने प्रकाश को केवल किस रूप में माना है? किरण के रूप में। और हमने ये पढ़ा है कि जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो क्या तरंग भी सीधी रेखा में गमन करेगी? तो नहीं भाई, जब तरंग में कंपन हो रहा है तो सीधी रेखा में तो होगी नहीं, कंपन कभी भी सीधी रेखा में होगी ही नहीं, है ना। चलिए एक बार और देख लीजिए, इस अध्याय में आप प्रकाश को किस रूप में पढ़ने वाले हैं? वेव के रूप में यानी कि तरंग के रूप में आप मानेंगे। और पिछले चैप्टर में आपने प्रकाश को किरण के रूप में माना है। वही कहा जा रहा है कि इस अध्याय में प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है, ना कि केवल किरण के रूप में। ठीक है, बढ़ते आगे। जब प्रकाश बहुत छोटे छिद्रों से गुजरता है या बाधाओं के पास से निकलता है तब कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देती है जिन्हें किरण प्रकाशिकी से नहीं समझाया जा सकता है। इस घटनाओं को समझाने के लिए तरंग प्रकाशिकी की आवश्यकता होती है। ठीक है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सर, है ना, आपसे पूछा जाए कि है सर जी बताइए कि किरण प्रकाशिकी तो हमने पढ़ लिया, प्रकाशिकी तो हमने पढ़ लिया ना, हमने सिर्फ प्रकाशिकीय नहीं पढ़ा, हमने किरण प्रकाशिकी भी पढ़ लिया और प्रकाशिकीय यंत्र भी पढ़ लिया। पूरा प्रकाशिकी तो हमने पढ़ लिया, फिर से एक नया प्रकाशिकी कहाँ से जन्म ले लिया? ये तो लग रहा है कि एकदम दुर्गा सप्तशती में का रक्त बीज नामक राक्षस है कि एक मर रहा है, उसका ब्लड का जितना बूंद नीचे गिर रहा है, एक नया राक्षस पैदा हो जा रहा है। तो हमने एक राक्षस को रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम का राक्षस को हमने ख़त्म किया था। अब हमारे सामने फिर से एक नया राक्षस वेब ऑप्टिक्स आ गया है। तो वेब ऑप्टिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? रे ऑप्टिक्स से ही काम चल जाता, किरण प्रकाशिकी से ही काम चल जाता, वेब प्रकाशिकी को क्यों लाना पड़ा? तो इसे लाने के पीछे रीजन क्या था? तो जब प्रकाश बहुत छोटे छिद्रों से गुजरती है, जब प्रकाश को एकदम छोटे से छिद्रों से गुजारा जाता है या कोई बाधा है ना, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, उसके अगल बगल से अगर प्रकाश जा रहा है, कोई बाधा के पास से जब प्रकाश निकलता है तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगा जिसे किरण प्रकाशिकी द्वारा आप नहीं समझ सकते हैं, जिसे आप किरण प्रकाशिकी द्वारा नहीं समझ सकते हैं। उसी घटनाओं को समझाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तरंग प्रकाशिकी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि तरंग प्रकाशिकी है क्या, तरंग प्रकाशिकी की आवश्यकता पड़ती है, जब आपको पूछा जाए आपसे कि तरंग प्रकाशिकी क्या है और या फिर तरंग प्रकाशिकी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको समझाने में कहीं कुछ दिक्कत होने वाला है नहीं ना?
कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अब देखिए, जब आपसे पूछा जाए तरंग प्रकाशिकी के बारे में कि उसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए कि हम तरंग प्रकाशिकी को क्यों पढ़ें, तो देखिए तरंग प्रकाशिकी से यह सिद्ध होता है, इसके अलावा ये यह भी साबित कर सकता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिए तरंग कितने टाइप के होते हैं, तो तरंग दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, जिसको आपने बखूबी 10th क्लास में पढ़ा है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको फिर से इस तरंग का प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं टेंशन नहीं लेना है। तो जब आप तरंग प्रकाशिकी को पढ़ेंगे तो इससे आप ये भी सिद्ध होते हुए पाएंगे कि जो प्रकाश है वह किस रूप में पाया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में पाया जाता है, क्योंकि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही ध्रुवन संभव होता है। अब देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें विवर्तन और ध्रुवन भी पढ़ना है ना। तो जो तरंग है, प्रकाश की जो तरंग होती है वो केवल अनुप्रस्थ तरंग ही क्यों होती है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंग इसलिए होती है क्योंकि ध्रुवन केवल, ये जो ध्रुवन है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है। अब ध्रुवन क्या है? तो अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, आगे हमें सारा टॉपिक बाय टॉपिक हमें पढ़ना है ना, इसलिए बेचैन नहीं होना है कि सर अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, ध्रुवन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है ना। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब देखिए एक बार और फिर से क्लियर करते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि एक बात बताओ बाबू कि तरंग प्रकाशिकी को अनुप्रस्थ तरंग ही क्यों माना जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रकाश है इसको हम अनुप्रस्थ तरंग इसलिए मानते हैं क्योंकि जो ध्रुवन की क्रिया होती है ये केवल अनुप्रस्थ तरंग में ही संभव है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरंग में ये संभव नहीं है। अब निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, परिणाम क्या निकलता है। तो तरंग प्रकाशिकी हमें प्रकाश की उन विशेषताओं को समझाने में मदद करती है जिन्हें किरण प्रकाशिकी से नहीं समझा जा सकता है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि जब हम तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ से हम उन सभी चीज़ों को जान पाएंगे जिसको हम रे ऑप्टिक्स से नहीं जान पाते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का दायरा क्या है? रे ऑप्टिक्स हमें किस चीज़ के बारे में समझा सकता है? तो रे ऑप्टिक्स हमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा सकता है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझा सकता है, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में बता सकता है, उसकी प्रकृति को समझा सकता है, दर्पण को बता सकता है, दर्पण का प्रकार बता सकता है, और उसके बाद लेंस के बारे में हमें बता सकता है, लेंस के प्रकार के बारे में बता सकता है, लेंस से कैसा इमेज बनता है और लेंसों का उपयोग किस किस प्रकार के यंत्रों में किया जाता है इसके बारे में बता सकता है ना। इसके अतिरिक्त भी प्रकाश के बहुत सारे कार्य है, वहाँ की जानकारी हमें रे ऑप्टिक्स से नहीं मिल सकती है। उसकी जानकारी हम एकत्रित किसके सहारे करने वाले हैं? तो तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स के जरिए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक बात बताइए बुआ कि जब आप तरंग प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आप किन घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसके भीतर आप किस किस घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? तो हम हस्तक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत इन तीन टॉपिकों को मुख्य रूप से कवर करने वाले हैं। तो क्या यही तीन चीज़ पढ़ना है? तो नहीं भाई, आपको और भी चीज़ें तो बताया गया है। आपको ये भी बताया गया है कि इस चैप्टर के अंडर में हम ह्यूजेंस का सिद्धांत भी पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम सुसंगत एवं असुसंगत तरंगों को भी पढ़ने वाले हैं और उसके अध्यारोपण के बारे में भी पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन तरंग प्रकाशिकी में मुख्य रूप से हमें जो बताया जाएगा वो किस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो हमें मुख्य रूप से हस्तक्षेप के बारे में बताया जाएगा, विवर्तन के बारे में बताया जाएगा और ध्रुवन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट के पास। प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत को सबसे पहले ह्यूजेंस ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसे ह्यूजेंस का सिद्धांत कहते हैं। बाद में इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने और विकसित किया, है ना। आपसे पूछा जाए, जब आपसे यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, कौन सा, कि प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ह्यूजेंस ने प्रतिपादित किया। या आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो ह्यूजेंस ने प्रस्तुत किया। ठीक है, या आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश के तरंगीय सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो ह्यूजेंस को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश को वेव के रूप में पढ़ाया गया, तरंग के रूप में पढ़ाया गया, है ना, प्रकाश को वेव के रूप में पढ़ाया गया। मान लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश है वो किरण के रूप में एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम पढ़ सकते हैं कि नहीं भाई, ये जो प्रकाश है इसमें कुछ जिगजैग मोशन भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की परिघटनाएं भी इसमें होती है ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जब हम प्रकाशिकी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ इस टाइप का भी हरकत जरूर होता है। लेकिन कब, जब प्रकाश किसी महीन छिद्र से गुजरती है तब, या कब, या फिर प्रकाश किसी बाधाओं के अगल बगल से गुजर जाए तब, है ना। चलिए, क्या इस प्रकार की भी प्रकाश हो सकती है? क्या किसी बाधाओं के अगल बगल से भी प्रकाश गुजरती है? क्या एकदम महीन छिद्र से भी प्रकाश गुजरती है? तो बिल्कुल, ये हम आगे जैसे जैसे पॉइंट आता जाएगा मैं आपको क्लियर करवाते जाऊंगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले एक छोटा सा दृश्य हम डाल रहे हैं, कहाँ पे, तो ह्यूजेंस के सिद्धांत पे। ह्यूजेंस का सिद्धांत है क्या, तो इतना हम माइंड में रख लेंगे कि तरंग प्रकाशिकी के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दिया? ह्यूजेंस ने दिया। किसने दिया था? ह्यूजेंस ने दिया था। और उसने तरंग प्रकाशिकी के बारे में नॉलेज दिया, जानकारी दिया। इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम ह्यूजेंस का सिद्धांत कहते हैं। और जैसे जैसे समय बदलता गया, उस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने क्या किया? और अधिक विकसित कर दिया। और ये तो परिवर्तन का नियम ही है ना, कि जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलते जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? समय बदलेगा तो डेवलपमेंट संभव है ही, और डेवलपमेंट निश्चित है ही। आप लोगों को याद होगा कि बहुत साल पहले हम लोग टेलीफोन का यूज़ करते थे। समय बदला तो मोबाइल आया सादा बटन वाला, फिर उसी में आया रंगीन। उससे पहले भी आप लोगों के पास फ़ोन था ना? नहीं याद आ रहा है? मेला में चल छैया छैया वाला नहीं था? हो, खरीदाता था ना मेला में। कहीं जाएंगे मेला में, मोबाइल तो खरीदाना है, एकदम गाना बजता था, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, है ना, और चल छैया छैया बजता था ना। चले, फिर क्या हुआ? कलर फ़ोन से, बटन वाले फ़ोन से हम लोग कहाँ गए? चाइनीज़ फ़ोन हमारे यहाँ आया। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आया। पहले फ़ोन में क्या होता था कि फ़ोन में ऊपर इतना जगह व्यय किया गया है, नीचे इतना जगह व्यय किया गया है, बीच में इतना छोटा सा डिस्प्ले है। अब पूरा फ़ोन में डिस्प्ले बुझाता है ना। और अब तो इतना मतलब हैवी फ़ोन सब आ गया है कि फ़ोन का डिस्प्ले ऑफ कर दीजिए तो आप खोजते रह जाएंगे कि डिस्प्ले पर कैमरावा किधर है, दिखवे नहीं करता है जल्दी, है ना, डिस्प्ले चालू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? परिवर्तन नहीं तो है। सबसे पहले हमारे यहाँ ब्लैक बोर्ड बना, फिर वाइट बोर्ड आया, और उसके बाद समय बदलता गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया, है ना। चलिए, वही क्या हुआ कि बाद में इस सिद्धांत को और भी वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया। इस चैप्टर में मेनली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट डे से आपको कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। इसमें हम सबसे पहले तरंग प्रकाशिकी का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूजेंस का सिद्धांत पढ़ेंगे। मोटा मोटी तौर पर तरंग प्रकाशिकी है क्या, तो कुछ ऐसी प्रकाश से संबंधित कुछ ऐसी भी परिघटनाएं थी
जिसको किरण प्रकाशिकी द्वारा समझ पाना संभव नहीं था। उस परिघटना को हम किसके द्वारा समझ पाएंगे? तरंग प्रकाशिकी के द्वारा समझ पाएंगे, है ना। तरंग प्रकाशिकी है क्या? आखिर ये तरंग है क्या? तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ या कंपन है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उसके बाद ह्यूजेंस का सिद्धांत क्या है? तो जो ह्यूजेंस का सिद्धांत है, इसी ने सबसे पहले तरंग प्रकाशिकी के बारे में बताया था, इसलिए उसी सिद्धांत को क्या कहा गया? ह्यूजेंस का सिद्धांत कहा गया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सुसंगत पढ़ेंगे, असुसंगत पढ़ेंगे। किसके बारे में? तरंग के बारे में, यानी कि सुसंगत तरंग पढ़ेंगे और असुसंगत तरंग पढ़ेंगे, और इसके अध्यारोपण के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम विवर्तन भी पढ़ेंगे और ध्रुवन भी पढ़ेंगे। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? कल से हमारा फिजिक्स का द्वितीय अध्याय तरंग प्रकाशिकी प्रारंभ हो रहा है, और एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए।